आपने आज अपने क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की और क्लाइंट राजी भी हो गया, और कल सुबह जब आप फोन करते हैं क्लाइंट को कि हम ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्लाइंट ने बोला कि नहीं, रुक जा। ये आपके साथ हुआ होगा। बहुत बार क्लाइंट सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी क्लाइंट बोलेगा नहीं, मुझे तो सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट ही चाहिए, या वो बोलेगा कुछ और, जो मैं आप एक ऑब्जेक्शन लेके आता है क्लाइंट, और क्लाइंट आप उसको कन्विंस करते हैं, ऑल द स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, सब बातें बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, और फिर उसके बाद भी क्लाइंट एक दिन बाद या कुछ ही घंटों में फिर से उधर ही पहुंच जाता है, उसी चीज को दोहराने लगता है। क्यों होता है ऐसा? सो वो एक चीज है जो हम बोलते हैं बिहेवियरल इम्पैक्ट होता है हर एक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। सो हम जब रिस्क के बारे में बात करते हैं, सो रिस्क जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही नहीं होता, रिस्क बिहेवियर से भी होता है, क्योंकि आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों बातें बहुत जरूरी होती है। सो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में रिस्क बताते हैं, लेकिन जब कुछ इवेंट होता है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टर, वो बहुत मायने रखता है। सो आज हम बात करेंगे बिहेवियरल बायस के बारे में। मैं विनोद तंत्री, नॉलेज बिल अकेडमी से। सो देखते हैं तो क्या है हमारे पास आपके लिए आज। सो बिहेवियरल बायस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग एक ऐसा रिस्क है जो बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं। So this risk is not only related to the investment but to the role of emotions in decision making. जो इमोशंस होता है एक डिसीजन मेकिंग में, उसके वजह से आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। सो उसके बारे में आपको सेंसिटिवाइज करना जरूरी होता है, अपने आप को, अगर आप एडवाइजर हैं तो क्लाइंट को भी। सो इन अदर वर्ड्स, द इर्रेशनल बिहेवियर, okay, irrational behavior by investor towards management of money. So investors are driven by emotions and biases. The most dominant emotions are, क्या है आपको पता है? Most dominant in emotions क्या है? Fear, greed and hope. Okay, fear, greed and hope एक मेजर रिस्क है, और उसके वजह से जनरली इन्वेस्टर्स either decisions wrong लेते हैं। Some important biases are discussed below. So हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे biases हैं जहां हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने उसको थोड़ा ढूंढ के निकाला है। सो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, ओके। सो क्या है ये? सो ये देखिए, ये आदमी जो है एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और इसमें लिखा है कि 12 डाइड इन एरोप्लेन क्रैश, और उसके दिमाग में ये एक थॉट आता है कि ओके, आई विल नेवर फ्लाई अगेन। यही होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बिगिनिंग में कि आपने क्लाइंट से बात किया, क्लाइंट राजी भी हो गया इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, आपके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट डे आप जब फोन करते हैं, ऐसा कुछ उसके अंदर चला गया है। सो वो जहाँ सोचता है कि नहीं, अब मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, या कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि हम लोग सिर्फ फिर से देखेंगे, कुछ टाइम दे दो मुझे। ओके, सो क्या है ये? सो इन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड दिस मीन्स दैट इनफ रिसर्च इज नॉट अंडरटेकन फॉर इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. This leads to missing out a critical information, especially pertaining to a various investment risk. So एक कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया उस टाइम में, आप वो क्लाइंट ऐसा डिसीजन ले लेता है कि हाँ, मैं नहीं करूंगा। इसके बारे में उसने ज्यादा रिसर्च नहीं किया। हो सकता है कि उस साल में या 2 साल में एक बार ऐसा एक प्लेन क्रैश हुआ हो, या दिन में हजारों फ्लाइट्स, लाखों फ्लाइट्स पास होते हैं, उसमें से एक फ्लाइट का ऐसा प्रॉब्लम हो गया हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर उसने रिसर्च नहीं किया है। सो जो इवेंट हुआ है इधर फ्लाइट एक्सीडेंट का, वो हो सकता है कि 0.001% ऑफ द टाइम होता है। सो उसके बेसिस पे अपना फुल डिसीजन चेंज कर देना ठीक नहीं है। सो वो है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, जहां ज्यादा रिसर्च नहीं होता है,
विदाउट एनी रिसर्च क्लाइंट उसके ऊपर एक्शन ले लेता है। सो इसका क्या हो सकता है कि क्लाइंट को, आप जैसे क्लाइंट ने इस इंफॉर्मेशन को सडनली ले लिया, आप अलग साइड से देखते हैं तो आपको भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन उसको देते रहना है, जो हो सकता है कि ये जो नेगेटिव न्यूज़ से आपका पॉजिटिव न्यूज़ ज्यादा भारी पड़ जाए। ओके, सो उसको हम ह्यूरिस्टिक्स बायस बोलते हैं और उसको हैंडल करने की जरूरत है। अभी हर एक इसमें जो बायसेस है उसके लिए शायद कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता, एसिड टेस्टेड रूल और एसिड टेस्टेड सॉल्यूशंस नहीं हो सकता, लेकिन आपको इसके बारे में पता रहना और क्लाइंट को सेंसिटिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। कंफर्मेशन बायस, कंफर्मेशन बायस, इसको देखिए, ये जो हमने कार्टून बनाया है, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि क्लाइंट जो है अपने दिमाग में जो भी है, जो भी देखता है, उसको फिर से अपने ही नॉलेज के हिसाब से तोल रहा है और देख रहा है। ओके, सो एवरीथिंग यू लुक एंड all that you perceive has a way of providing whatever you believe, करेक्ट। अगर एक आदमी कंप्लीटली नेगेटिव है, तो उसको कुछ भी बताइए, वो अपने ही नेगेटिव व्यू से उसको देखेगा। ये जैसे बोलते हैं हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास एम्प्टी। सो बहुत लोग हाफ ग्लास एम्प्टी ही देखते हैं, कुछ लोग हाफ ग्लास फुल है उसको देख के अपना काम आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं कि दिस इज द टेंडेंसी टू लुक फॉर एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स to their already held beliefs or views. It also means in, interpreting a new information to confirm the views. Okay, जो भी व्यूज है उसको, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो बोलेगा हाँ देखिए मैंने जो बोला था वो ठीक हुआ, मैं बोला था कि नहीं बोला था कि हो जाएगा। सो ऐसे इंटरप्रेट करना। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टर्स डिसाइड फर्स्ट एंड देन लुक फॉर डाटा टू सपोर्ट देयर व्यूज। उसने डिसाइड कर लिया है आइदर ये कुछ स्टेप लेंगे या ना लेंगे, सो उसके ऊपर वो डिसीजन लेता है। और एक चीज इधर बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बीइंग्स जो है अपने इमोशंस के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। सो इमोशंस का मतलब ये है कि समझ लीजिए बड़ी गाड़ी लेना है। ओके, एक बड़ी गाड़ी, सपोज से 50 लाख रुपए की गाड़ी या 1 करोड़ रुपए की गाड़ी कार लेता है, उसमें और नॉर्मल गाड़ी में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। वो भी गाड़ी ट्रांसपोर्ट देगी आपको, एक जगह से और एक जगह पहुंचाएगी, ये गाड़ी भी एक जगह से और एक जगह पहुंचाएगी। आप बोल सकते हैं कि लग्जरी है, कंफर्ट है, सेफ्टी है, ऑल दैट थिंग इज देयर, लेकिन वो 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेता है अपने इमोशंस के हिसाब से, सोसाइटी को देख के। हाँ, उसको लगता है कि मुझे एक ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे एक अच्छी फीलिंग आएगी, वो सब इमोशंस हैं। सो इमोशंस के ऊपर लोग डिसीजन लेते हैं और उसको जो है फैक्ट से कनेक्ट कर देते हैं, करेक्ट। सो प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट कर देते हैं। सो इमोशंस बहुत काम होता है। सो हम लोग इमोशंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो ये कंफर्मेशन बायस है, जो भी उसने डिसाइड कर लिया है उसी के हिसाब से वो हर एक चीज को देखता है। फेमिलियरिटी बायस, सो इल्यूजन ऑफ सेफ्टी रहती है कि हाँ, आप देखते होंगे अपने खुद का ऑब्जर्व कीजिए कि आप जब ऑफिस से घर जाते हैं, सो आप एक ही रूट में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग रूट्स नहीं है उधर, लेकिन एक ही रूट पे जाते हैं। क्यों? आपको लगता है कि ये ज्यादा सेफ है। ओके, और एक होता है कि आप किसी दुकान में जाते हैं, हर एक आदमी, हर एक फैमिली एक ही दुकान से जनरली कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक सेम प्रोडक्ट सेम रेट में आपको किधर और जगह पे भी मिलेगा, लेकिन आप इसको ये सोच के लेते हैं कि ये इल्यूजन ऑफ सेफ्टी होता है, कि आपको लगता है कि हाँ ये जगह जो है समवेयर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। An individual tends to prefer to familiar over a novel, as a popular proverb goes, a known devil is a better than the unknown angel. Okay, जो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम देखते हैं तो क्लाइंट बोलता है मुझे इस बैंक में एफडी करना
कंफर्टेबल है, ही इज हैप्पी विद दैट, क्योंकि वो करते आ रहा है, उसको कंफर्ट जोन में आ गया है वो कि हाँ ये इस स्टेप के बाद यही स्टेप करना है, मुझे एक फोन उठा के बोलना है कि मुझे मेरा बैंक में पैसा है उसको एफडी कर दो, इतना आसान है। सो वो अपना रियल रिटर्न नहीं देखता, क्या रिस्क है अगर मैं रियल रिटर्न को ना देखूं, अच्छे रिटर्न्स को नहीं देखता, अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखता, वो जस्ट फेमिलियरिटी बायस के ऊपर अपना काम करता है। सो इन सब चीजों को आपको टैक्टिकली क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना होता है। सो हर्ड मेंटालिटी, मैन इज सोशल। हर्ड मेंटालिटी, ये चित्र देख के आपको पता चल गया होगा कि हर्ड मेंटालिटी का अर्थ क्या होता है। मैन इज सोशल एनिमल, ओके, और हम लोग कॉपी कैट्स हैं। तो आप देखिए कि हर एक आदमी कॉपी कैट है। हमने देखा कि अपने पेरेंट ओके काम को जाते हैं, बच्चे लोग भी आगे बढ़ के वही करेंगे। आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा अपने डैडी का चप्पल पहनने की ट्राई करता है। सो वो क्या कॉपी कर रहा है कि हाँ पिताजी सुबह उठकर ड्रेसिंग करके एक अपना शूज पहन के ऑफिस जाते हैं। सो ऐसे ही कॉपी कैट होता है, और इवन ग्रो होने के बाद भी हम लोग कॉपी कैट होते हैं। सो इसको हर्ड मेंटालिटी भी बोलते हैं। कभी कभी ये अच्छे तरीके से हमको एडवांटेज भी देता है, कभी कभी नहीं देता है। सो जब इन्वेस्टमेंट के विषय में आते हैं तो अपने आप को हर्ड मेंटालिटी से बचाना है। आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट उस इन्वेस्टर को या खुद को वेदर बेनिफिशियल है या नहीं है, मेरे रिस्क के हिसाब से वो प्रोडक्ट मुझे लेना है या नहीं है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। So human beings love to be part of a group. While this behavior has helped our ancestors to survive in hostile situations and against the powerful animals. जब आप ग्रुप में रहते हैं तो स्ट्रेंथ होता है, वही सिखाया हमको। लेकिन बहुत जगह वो काम करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में वो उतना काम नहीं करता। दिस ऑफन वर्क अगेंस्ट द investors interest in the financial market. There are numerous examples where simply being against the herd has been the most profitable strategy. Correct? So even equity market में क्या होता है, herd mentality। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब कोई पैसा नहीं डालता। जब स्टॉक मार्केट देता है कि लास्ट ईयर दिया है 50% 60% का रिटर्न, तो सभी लोग जाके पैसा डाल देते हैं, और उसके बाद में अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट को गाली देते हैं। सो हर्ड मेंटालिटी होता है इन्वेस्टमेंट्स में, वो काम नहीं करता। और एक होता है कि हाँ ऑफिस में सब लोगों ने पैसा डाल दिया किसी स्कीम में, मैंने भी डाल दिया। क्यों डाला, क्या है फंड, किसी को भी पता नहीं। सो देखते हैं। और एक लॉस एवर्शन, ये एक बहुत अच्छी चीज है, और आपको मैं कुछ जनरल एग्जांपल देख के बताता हूँ कि क्या होता है इसमें। सो इसमें बेसिकली आप एक ट्राई कीजिए, अपने बच्चे को, दो बच्चों को पकड़ लीजिए और एक बच्चे को एक कमरे में लेके जाके एक चॉकलेट दे दीजिए, और एक बच्चे को और एक कमरे में लेके जाके दो चॉकलेट दीजिए और एक चॉकलेट वापस ले लीजिए। ओके, बिहेवियर उनका ऑब्जर्व कीजिए। जिस बच्चे को आपने एक ही चॉकलेट दिया था वो बहुत खुश रहेगा। जिस बच्चे को आपने दो चॉकलेट देके एक चॉकलेट वापस ले लिया, वो ज्यादा खुश नहीं होगा। एक्चुअली आप देखते हैं तो दोनों को एक एक चॉकलेट मिला है। सो इसका क्या वर्शन है बिहेवियर में, ये बोलते हैं कि पेन फ्रॉम लॉसेस जो है ज्यादा होता है और प्लेजर फ्रॉम गेन कम होता है। ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे ही होता है। आपने समझ लीजिए किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में 1 लाख रुपए डाला है और वो 1,80,000 हो गया, लेकिन आपने तभी विड्रॉ नहीं किया, हो गया है, उसके बाद में वो नीचे आके 1,30,000 रुपए हो गया और आपने विड्रॉ कर लिया। सो आपको तो 30% रिटर्न मिला है, लेकिन आप सोचेंगे कि अरे मैं तभी निकाल देता तो 50,000 रुपए ज्यादा मिल जाता। तो इसको बोलते हैं कि लॉस एवर्शन। So loss aversion explains people's tendency to prefer avoiding losses to acquiring equivalent gain. So loss को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और प्रॉफिट्स को कम। और एक चीज इधर एग्जांपल दी है कि अगर मैं बोलूं आपको कि अगर
हेड एंड टेल 5,000 रुपए प्रॉफिट होगा, अगर मैं हेड आएगा आपको या टेल आएगा तो 5,000 रुपए लॉस होगा, तो आप उस डील को सीधा नकार देंगे, क्योंकि उसमें लॉस का ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप, प्रॉफिट का नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस बयास जो है, और एक थिंग होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ये देखिए ये पिक्चर में ही आपको दिखाई दे रहा है कि ये आदमी सोच रहा है कि मैं पहलवान के जैसा हूं, और ये जो बिल्ली है वो देख रही है आईने में और सोच रही है कि मैं गब्बर शेर हूं। सो बहुत बार इन्वेस्टर जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, उसका एक या दो इन्वेस्टमेंट्स ठीक चला गया तो ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलती कर बैठता है। ये 70 to 80% ऑफ द टाइम होता है। किसी ने एक रियल एस्टेट का घर खरीद लिया है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया, वो नेक्स्ट 3-4 साल में 1-2-3 इन्वेस्टमेंट कर बैठता है विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, ओके, और उधर मार खा लेता है। So this bias refers to person's overconfidence in one's ability or judgment. This leads one to believe that one is a far better than others at something, whereas the reality may be quite different. So वो समझता है कि मैं तो सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं तो फंड मैनेजर बन गया क्योंकि उसका एक या दो ट्रेड्स जो है वो ठीक चला गया और इन्वेस्टमेंट ठीक चला गया, सो वो समझता है। सो ऐसा जनरली होता है। क्लाइंट भी आपके नहीं सुनते, कभी कभी आपने बोला होगा कि या इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट करो, नहीं करेंगे। आप बोलेंगे कि राइट टाइम टू विड्रॉ कर दो, वो नहीं करेंगे, ओके। सो ऐसा बायस होता है। सो इसको भी आप दिमाग में रख लीजिए। और ये सभी आपको एग्जाम में भी आएगा। कैसे आएगा, क्या मीनिंग पूछेंगे? डेफिनेटली नो, वो लोग मीनिंग नहीं पूछेंगे। अगर आप कुछ एग्जाम लिख रहे हैं बायसेस के ऊपर या म्यूचुअल फंड्स का या कौन से भी बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर, ये सब इंफॉर्मेशन आपको रहना चाहिए। सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि वो एक सिचुएशन देंगे, आपको पूछेंगे कि एक कौन सा टाइप का बायस है, ओके। सो रीसेंसी बायस का मतलब the impact of the recent events on the decision making can be very strong, okay। उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ओके। सो इम्पैक्ट जो रिसेंट होता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इधर एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि लास्ट 12 महीने का रिटर्न जो है वो कम है, नेगेटिव रिटर्न दिया है। बाकी यानी लेकिन लास्ट 5 साल का रिटर्न जो है पॉजिटिव है। फिर भी इंपॉर्टेंस ज्यादा हम लोग 12 महीने का देखे। जैसे अभी कोविड का इम्पैक्ट हुआ, हमने देखा कि मार्केट्स गिरा 30%, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, ओके, क्योंकि रिसेंट में मार्केट गिरा। लेकिन अगर आपका गोल 10 साल का है, आप 12 महीने का क्यों टेंशन ले, 2 महीने का 3 महीने का रिटर्न का क्यों टेंशन ले। सो वो शॉर्ट जो सेशन होता है, शॉर्ट इवेंट जो होता है, उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट और से इम्पोर्टेंस देने को बोलते हैं रीसेंसी बायस। आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। जब भी क्लाइंट बोलेगा अरे तो मार्केट तो गिर गया 30%, अभी क्या ये सब, मेरा पैसा चला गया, ये सब, तो आपको साइलेंटली पूछना है, सर हाँ वो तो हुआ है, मुझे भी लगता है, मेरा भी पैसा ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट का गोल कितना साल था? 15 साल। 15 साल में आपको क्या लगता है कि 15 साल में जो आज का सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाने की चांसेस ज्यादा हैं या ऐसे ही रहेगा 15 साल तक? 15 साल तक हम कोरोना बोल के ही रहेंगे या क्या होगा? बोलेगा हाँ 15 साल में तो 15 साल क्यों, नेक्स्ट 2-3 महीने में ही बहुत चेंजेस होने वाला है, हो सकता है वैक्सीन भी आ जाए। हाँ ओके, वैक्सीन भी आ गया तो क्या होगा? अगर 15 साल में हम ये तो भूल जाएंगे हम लोग। क्लाइंट बोलेगा हाँ, करेक्ट। सो इसको इस सिचुएशन से निकालने के लिए आपको वो क्यों ऐसा डिसीजन ले रहा है उसके बारे में पता रहना जरूरी है। चॉइस पैरालिसिस, ओके। आप कभी कभी जब बिगिनिंग में अगर आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जस्ट स्टार्ट की थी, मैंने भी ऐसे ही बहुत मिस्टेक्स किए हैं, जहां जो मेरे पास है
प्रोडक्ट्स मैंने उसको दिखा दिए और बता दिए, जो भी मुझे बताया है मेरे अपने डेवलपमेंट ऑफिसर ने या मेरे एडवाइजर ने या मेरे म्यूचुअल फंड वाले ने, सभी उसको बता दो और उसको ही छोड़ दो, अपना टेंशन उसके ऊपर डाल दो और बोल दो कि आपको जो चाहिए वो ले लो। और जनरली होता क्या है कि कुछ लेता ही नहीं वो, क्यों? उसको बोलते हैं चॉइस पैरालिसिस। देखिए इस लड़की को, वो अपने घर के लिए पेंट ढूंढने गई थी, पेंट का कलर, और वो इतना कंफ्यूज हो गई है द वे शी इज स्टैंडिंग, उसको पता नहीं चल रहा है कि इसमें ब्लू, एक ही ब्लू कलर के बहुत ब्लूज हैं इसमें, येलो भी बहुत येलोस हैं, तो सब कुछ एक ही तरह लगेगा और वो बोलेगी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बाद में इसके बारे में सोच के आ जाऊंगी। सो टू मेनी चॉइसेस जो होते हैं वो result in postponed decision. This inability to choose is known as decision paralysis. और डिसीजन पैरालिसिस होता है जनरली, क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं सोच के आ जाऊंगा, और वो आता नहीं है। सो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइंट जो है क्या, क्लाइंट को क्या सूट करता है। जैसे आपने, अगर आप साड़ी के दुकान पे गए हैं तो वो अगर स्मार्ट सेल्समैन है तो आपका चॉइसेस वो फर्स्ट 2-3 साड़ी में ही देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पैटर्न चाहिए। वन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो बोलेगा कि ये सर आपके, ये मैडम आपके कलर में सूट करेगा, करेक्ट। वैसे वो किधर ना किधर एक पॉइंट में पकड़ लेता है और उसी पॉइंट के डीप में जाता है, नहीं तो उसको 10,000 साड़ियां दिखानी पड़ेंगी आपको और आप कंफ्यूज होके बाहर आ जाएंगे। सो ये सब होता है सो लेकिन आप कैसे बोलेंगे क्लाइंट को, उसको बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में हम आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करना है और अलग अलग तरीके होते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इस वीडियो में मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सीखने को मिला आपको। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।